नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं ऋतिका शर्मा हाजिर हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सब्जी किसानों की बर्बादी की वजह बना लॉकडाउन। मानसा में 2 से 3 रुपए पहुंचा शिमला मिर्च का भाव। सड़क से लेकर खेत तक शिमला मिर्च फेंक कर जताई नाराजगी। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर किसानों ने उठाए सवाल। पूछा, जल ही जीवन योजना से कितना हुआ मक्का उत्पादन। किसानों का निवाला छीन लेगी धान की खेती पर रोक। मध्य प्रदेश में गेहूं किसानों की परेशानी बरकरार। गेहूं बेचने के लिए कई दिनों करना पड़ रहा है इंतजार। खरीद केंद्रों के बाहर लगी कई किलोमीटर लंबी कतारें। और आंधी तूफान ने फसल से लेकर बागवानी तक को पहुंचाया नुकसान। टूटकर गिरे कच्चे आमों को नहीं मिल रहे खरीदार। दक्षिण भारत में भी बाजार की समस्या से जूझ रहे आम बागवान। तो आंधी तूफान और बारिश ने खेत से लेकर खलियान तक भारी तबाही मचाई है। लखीमपुर खीरी में खेतों में खड़ी फसल खराब हो गई तो अंबाला की अनाज मंडी में रखा गेहूं भीग गया, जहां गेहूं को तिरपाल से ढका गया। लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि तिरपाल उड़ गई और बारिश से हजारों क्विंटल अनाज भीग गया। वहीं आंधी तूफान के चलते बागवानी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। खास तौर पर आम बागवानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। आंधी तूफान से आम टूटकर गिर रहे हैं। आम दिनों में ऐसा होने पर ये कच्चे आम अचार और खटाई के लिए आसानी से बिक जाते थे, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से इन्हें बाजार नहीं मिल रहा है। आम बागवान इससे निपटने के लिए सरकार से मदद करने की मांग कर रहे हैं। बाग में हमें रात आंधी तूफान बहुत तगड़ा आया है, उसमें बहुत नुकसान है। बहुत ज्यादा नुकसान है। हमारा लाखों रुपए का नुकसान है। हमारा बहुत आम सब झड़ गया है। अब तुम आप देख ही रहे हो कितना मोटा आम नीचे पड़ा हुआ है। हमें बहुत तगड़ा सरकार से हमें अनुरोध है कि कुछ हमारे बारे में सोचे। वहीं दक्षिण भारत में भी आम की बागवानी से जुड़े किसानों को कम परेशानी नहीं हो रही है। यहां लॉकडाउन के चलते आम बिक नहीं पा रहा है। खास तौर पर विदेशों में अच्छी खासी मांग रखने वाला अल्फांसो आम का निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट की कमी के चलते घरेलू बाजार में भी सप्लाई नहीं हो पा रही है। लॉकडाउन से आम ही नहीं, साग सब्जी उगाने वाले किसानों का भी बुरा हाल है। पंजाब के मानसा जिले से लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां सही दाम ना मिलने से नाराज किसान अपनी शिमला मिर्च को फेंकने के लिए मजबूर हैं। कर्फ्यू के कारण यहां से शिमला मिर्च की श्रीनगर और दिल्ली जैसे राज्यों को सप्लाई नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा होटल और रेस्टोरेंट बंद होने से भी स्थानीय स्तर पर शिमला मिर्च की खपत नहीं हो पा रही है। जिले में लगभग 400 एकड़ में शिमला मिर्च की खेती होती है और इसके किसानों को बड़ी मुश्किल से 2 से 3 रुपए किलो का भाव मिल रहा है। इससे निराश किसान अब इसे खेत में ही फेंक दे रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, कैसे किसान हरी भरी शिमला मिर्च को खेत में फेंकने को मजबूर हैं। बढ़ते आगे, कटिहार में हीरे की खेती कही जाने वाले खीरे की खेती भी लॉकडाउन की मार झेल रही है। यहाँ के दियारा और रोतारा राजवाड़ा इलाके में किसान बड़े पैमाने पर खीरे की खेती करते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट ना मिलने से वो इसे मंडी नहीं पहुंचा पा रहे। और अगर किसी तरह इसे मंडी पहुंचा भी देते हैं तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये किलो का भाव मिल रहा है। और इसमें खीरे को खेत से तोड़ने और मंडी पहुँचाने तक का खर्च नहीं निकल पा रहा। इसीलिए किसान अब इसे मवेशियों को हरे चारे की जगह खिलाने में ही फायदा देख रहे हैं। बिक नहीं रहा है, बाजार जा नहीं पा रहा है, इसलिए खीरा जो है सरे उससे अच्छा है जो गाय को खिला रहे हैं। लगभग 20 से 25 एकड़ में होता है। बाजार में 2 रुपया किलो मिल रहा है, जिसमें से 1.5 से 2 रुपया किलो हम लोग के खर्च पड़ जा रहा है बाजार ले जाने में। इसलिए गाय को खिला रहे हैं। हरा चारा लाने में भी दिक्कत होता है, इसलिए गाय को खिला देते हैं। हरा चारा तो कम लाना पड़ता है। कारण वहीं हरियाणा के किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सरकार ने धान की खेती से होने वाले भूजल दोहन रोकने के लिए ये योजना शुरू की है। इसके तहत आपको बता दें, किसानों को धान की जगह मक्का और दलहनी फसलें उगाने पर प्रति एकड़ 7,000 रुपए की मदद की जाती है, लेकिन किसानों को इसे तानाशाही फैसला बता रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि किसानों के मुताबिक प्रदेश के 19 ब्लॉक्स में धान की खेती करने पर रोक लगा दी गई है। अगर किसान यहां अपनी आधी से ज़्यादा ज़मीन पर धान की खेती करते हैं तो वो सरकार से किसी तरह की सब्सिडी नहीं हासिल कर पाएंगे और इस धान की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर खरीद नहीं की जाएगी। किसानों का कहना है कि पिछले साल भी खट्टर सरकार ने धान की जगह मक्के की खेती को बढ़ावा देने के लिए जल ही जीवन है योजना के लिए 7 ब्लॉक को चुना था। इसके लिए किसानों को प्रति एकड़ 2000 रुपये नकद, प्रति एकड़ 746 रुपये का फसल बीमा और हाइब्रिड सीड देने का वादा किया गया था, लेकिन ये योजना कागज में ही सिमट कर रह गई। भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि खट्टर सरकार एक तरफ 400 करोड़ रुपए की दादूपुर नलवी रिचार्ज नहर परियोजना को बंद करती है और दूसरी तरफ गिरते भूजल की दुहाई देकर किसान के मुंह का निवाला छीनने का काम कर रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बात की हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी से हमारी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। और इस पर और ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हरियाणा के गुरनाम सिंह चडूनी जी जुड़ गए हैं। गुरनाम जी, ये बताएं कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना से आखिरकार किसानों में इतना इसको लेकर रोष क्यों है और क्या योजना के लिए किसान एक्सपर्ट्स और जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे रायशुमारी हुई है? जो सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत मिशन शुरू किया है और जिसमें एकदम से 19 ब्लॉकों में बड़ी कड़ी पाबंदियां लगा दी हैं कि आधे से ज़्यादा ज़मीन में कोई धान नहीं लगाएगा, जितनी पिछले साल धान लगाई थी उसके आधे से ज़्यादा कोई धान नहीं लगाएगा, अगर लगाएगा तो उसकी सरकार नहीं खरीदेगी और उसको बाकी सुविधाएं भी जो सरकार से मिलती हैं वो बंद कर दी जाएंगी। यानी एक तरह से सरकार ने बिल्कुल जो है गलत फरमान जारी कर दिया है। ना तो इन्होंने ज़मीनी सर्वे करवाया है, ना ज़मीन से जुड़े लोगों की राय ली गई है। ऐसा समझ में आ रहा है कि जो 19 ब्लॉक्स हैं उसमें डार्क जोन्स बताया जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ जो कि बाढ़ग्रस्त हैं, जहाँ फ्लडिंग होती है। ऐसे में किसानों का कहना है कि वहाँ धान के अलावा और कुछ फल ही नहीं सकता। क्या कहेंगे आप? तो क्या जो चिन्हित किया गया है या क्लासिफाई किया गया है डार्क जोन्स में जिन जिन इलाकों को, उसमें कहीं लापरवाही बरती गई है? मैं बता देना चाहूँ सरकार को कि इस इलाके में बहुत सा इलाका वो है जिसमें बाढ़ आती है, जो फ्लडेड एरिया है और जहाँ धान के अलावा कोई फसल नहीं हो सकती, और बहुत सा एरिया वो है जहाँ एक खेत का पानी दूसरे खेत में नहीं निकल सकता। अगर उस खेत में ज़्यादा बारिश हो जाए तो उस खेत में भी मक्की और अरहर जैसी फसलें, जो बिना पानी वाली फसलें, वो नहीं हो सकती। लेकिन सरकार ने एक फरमान जारी कर दिया है जिससे बिल्कुल एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है किसानों के अंदर। ना तो सरकार ने कोई सर्वे करवाया है और ना पानी के रिचार्ज के और पानी बांधने के कोई प्रयास किए हैं। यहाँ पे इतना बाढ़ का पानी आता है जो नहीं बांधा गया। मेरा सरकार से सुझाव है कि यहाँ पे तालाब बनाने चाहिए, यहाँ पे झीलें बनानी चाहिए। जो फ्लडेड एरिया है, जो पानी बह के वापस समुद्र की तरफ जा रहा है, जिसको निकालने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें प्रशासन की समस्या खड़ी होती है, झगड़े होते हैं पानी निकालने के लिए, उस इलाके में भी एकदम जी धान लगाना बैन कर दिया है। वहां धान के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता। किसान दादूपुर नलवी योजना को बंद करने के हक में नहीं थे, उन्हें काफी परेशानी हो रही है। इस योजना से आखिर कितने गांव प्रभावित हैं और अगर सरकार इतनी ही संजीदा है जल संरक्षण को लेकर तो इस परियोजना को वापस शुरू क्यों नहीं कर देती? दादूपुर नलवी नहर यहाँ पे निकलनी थी, 10-12 ब्लॉक है जिसमें पानी इसका जाना था और वो सारा डार्क जोन है जिसमें उसका पानी जाना था, लेकिन एकदम आंख मूंद कर उस प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया है, बिल्कुल नहर बंद कर दी है, जबकि वो थी ही बरसाती नहर। तीसरी बात, अब की बार मानसून ज़्यादा है, अब की बार तो वैसे ही बारिश से ज़्यादा है, वैसे ही कोई तुक नहीं बनता है सरकार का धान पे बैन करने का। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये बिना जानकारी के तय की गई हैं और हम सरकार को बता देना चाहते हैं कि हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है बिना आंदोलन करने के। और जो फसलें सरकार दूसरी तरफ कह रही है
कि ये फसलें बीजो, उनको खरीदने की कोई गारंटी सरकार की नहीं है। आज तक 1 क्विंटल की भी वो फसलें हरियाणा में नहीं खरीदी गई हैं। और सरकार पे क्या इतबार करें? 7,000 रुपये इन्होंने देने की बात करी है, 7,000 रुपये भी 4 किस्तों में देंगे, कैसे किसान के पास आएगा? और जो पिछले साल इन्होंने प्लान लागू किया था, पिछले साल जो पैसे देने की बात की थी, 1 फुट्टी कौडी आज तक किसानों को नहीं मिली है। कैसे इनकी बात पे इतबार करें? तो हमारा सरकार से अनुरोध ये है कि इस पे पुनर्विचार करें, और अगर सरकार पुनर्विचार नहीं करती है तो हमारे पास आंदोलन करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ सवाल सिर्फ इस योजना के क्रियान्वयन का ही नहीं है। किसान धान की खेती छोड़ने पर मिलने वाले 7,000 रुपये में नुकसान बता रहे हैं। किसानों के मुताबिक सबसे पहले सरकार 7,000 रुपये में से 900 रुपये प्रति एकड़ फसल बीमा का काट रही है, यानी किसानों को मिलेंगे प्रति एकड़ 6100 रुपये। अब अगर कोई किसान धान की जगह कम पानी वाली मक्के की फसल बोता है तो धान और मक्के की उपज और कीमत के आधार पर उसे प्रति एकड़ 14,500 रुपये का नुकसान होगा, जबकि सरकार से मिलेंगे 6100 रुपये। यानी किसानों को सरकारी मदद मिलने के बाद भी प्रति एकड़ 8,400 रुपये का नुकसान होगा। और इसी मामले में करनाल के किसान संदीप सिंगरोहा से फोन पर बात की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका एरन ने। आइए सुनते हैं। और इस स्कीम के बारे में समझते हैं। पिछले साल भी खट्टर सरकार ने जल ही जीवन है इस योजना को लेकर आई थी, जल संरक्षण को लेकर 7 ब्लॉक्स में, जिसमें से वादा था कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ कैश दिया जाएगा, 766 रुपये बीमा का होगा, उसमें हाइब्रिड सीड देने की बात थी। समझते हैं, हमारे साथ एक किसान भाई हैं जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं करनाल से। उन्होंने इस योजना के तहत धान को छोड़कर मक्का लगाई, उनका क्या अनुभव रहा और क्या अब इस नई योजना के तहत वो फिर से एक बार सरकार पर एतबार करेंगे या नहीं? जी बताएं, आपका किस तरह का अनुभव रहा? मैडम जी, मैंने पिछले साल सरकार के जो नियम थे उनके तहत जो सरकार ने बोला था कि भाई प्रोत्साहन राशि दी जाएगी मक्का लगाने वाले किसान को, और जो धान लगाने आप छोड़ के मक्के की खेती करो किसानों के, ये आदेश दिए गए थे। पिछली बार मैंने किराए पे जमीन लेके 55,000 रुपये किराए पे जमीन ली थी, और उसमें 1.5 एकड़ में मैंने मक्के की खेती की थी। जो सरकार से बीज मिला था वो बीज मैंने पहले खेत तैयार करके खेत में लगाया जी। खेत में लगाने के बाद उसका जमाव भी करीबन 50% कम निकला। जमाव होने के बाद भी उसमें खरपतवार इतना हो गया जी, मेरे को 13,500 रुपये उसका खरपतवार निकालने में लग गए। खरपतवार निकालने के बाद भी वो मक्की नहीं हुई, उसको लास्ट में मैंने पशुओं के लिए चारा बनाया। ना सरकार ने जो वादा किया था किसान से 2,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बीमा था, ना आज तक वो राशि मिली। ये सिर्फ किसान को बहकाने वाली बात है। अब की बार फिर किसान को गुमराह किया जा रहा है। अभी धान छोड़ने वाले किसान को 7,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये बताएं कि अब आपने जैसे बताया कि काफी नुकसान झेलना पड़ा आपको, अब जब मेरा जल मेरी विरासत के नाम से इस साल फिर से ये योजना लाई जा रही है 19 ब्लॉक्स में, कितना एतबार करेंगे किसान? क्या इसकी तरफ जाएंगे? और जो धान और मक्के का जो गणित है, जो उससे फायदा होता है धान लगाने से, क्या उसकी भरपाई हो पाएगी इस तरह के इंसेंटिव के जरिए 7,000 प्रति एकड़? बिल्कुल नहीं होगी मैडम जी। अगर सरकार इसको मक्का का पूरा भी रेट देगी तो तब भी धान और मक्की के रेट में 14,500 रुपये का फर्क पड़ता है। जो किसान को घाटा होगा 14,500 रुपये प्रति एकड़ का घाटा होगा धान में और मक्के की खेती में। इसमें किसान को ही नुकसान है। पर ये बताएं कि सरकार तो जल के संरक्षण के लिए इस तरह के कदम उठा रही है ना। हम तो सभी चाहते हैं कि देश में इस तरह की दिक्कत ना हो और आगे की जनरेशंस को ये समस्या ना आए। देखिए मैडम जी, सरकार की जो नीति और नीयत है वो सिर्फ किसान विरोधी रही है। सरकार ने हमेशा जो भी नदियों की समस्या, पिछली बार दादूपुर नड़वी नहर थी उसको बंद कर दिया गया, और तकरीबन कई जगह ऐसी समस्या है जब पानी की जरूरत है वहां पानी की समस्या सबसे बड़ी है, और सरकार आज तक भी उन किसानों की अनदेखी कर रही है। सरकार पानी की व्यवस्था करे
तो ना तो ये जल की समस्या होगी, हमारा जो जमीन में जल स्तर जो नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाने के लिए पानी की व्यवस्था करना सरकार का काम है, और सरकार ऐसी योजनाओं को सिरे से खारिज करती जा रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है किसान की, अगर सरकार पानी बचाने के लिए कुछ करना चाहती है तो जो पिछली बार दादूपुर नलवी नहर थी उसको बंद क्यों किया गया? जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और ये सवाल सामने खड़े करने के लिए। आशा करते हैं कि खट्टर सरकार इसकी तरफ ध्यान देगी और आपका ही उदाहरण लेकर ऐसे तमाम किसान भाई हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें हैं उन पर कुछ राहत मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां सरकार ने सोयाबीन के बीज मुहैया कराने के लिए इसकी शर्तों में बड़ा उलटफेर कर दिया है। इससे किसानों को खराब क्वालिटी का बीज मिलने का खतरा खड़ा हो गया है। देखिए रिपोर्ट। अच्छी क्वालिटी के बीज को अच्छी उपज की पहली शर्त कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगाने वाले किसानों पर अब शायद ये शर्त लागू न हो। शिवराज सरकार ने राज्य की गोल्डन क्रॉप यानी सोयाबीन के 15 साल पुराने बीज किसानों को देने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी है। दरअसल सोयाबीन की वैरायटी JS 9305 जो 3 जनरेशन से इस्तेमाल हो रहा था, अब उसे चौथे जनरेशन में यानी 2025 तक इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी देने की कवायद जारी है। लेकिन राज्य सरकार के इस फैसले से किसान आशंकित हैं। उनका डर है कि अपनी मियाद पूरी कर चुका ये बीज कहीं उनकी खेती को नुकसान न पहुंचा दे। इसके अलावा सवाल ये भी है कि जब बीते 15 सालों में सोयाबीन की कई और अच्छे किस्म के बीज आ चुके हैं तो सरकार पुराने बीजों के इस्तेमाल पर इतना जोर आखिर क्यों दे रही है। राज्य में सोयाबीन के बीज का कारोबार करीब 300 करोड़ रुपए का है। यही वजह है कि किसान इसके पीछे बीज लॉबी को साधने की कवायद होने की आशंका भी जता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। और इस मामले पर मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केदार सिरोही से बातचीत की स्वराज एक्सप्रेस की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर अनिका आर्यन ने। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से किसान नेता केदार सिरोही जुड़ गए हैं। केदार जी, ये बताएं कि 15 साल पुराने सोयाबीन के बीज को मध्य प्रदेश में आखिर बुवाई के लिए क्यों कहा जा रहा है? ऐसा समझ में आया है कि 4 मई की चिट्ठी के अनुसार जो राज्य सरकार है उसने केंद्र सरकार से इस तरह के बीज की बुवाई की अनुमति मांगी है और बहुत ही जल्दी इस पर अनुमति मिल सकती है। ये जो 15 साल की पुरानी वैरायटी को पुनः अनुमति देने की जो बात चल रही है, इसको सुनकर देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार ऐसे कैसे निर्णय ले रही है। एक तरफ जहां हमारा मध्य प्रदेश सोयाबीन में सबसे अच्छी वैरायटियां निकाल रहा है, JNKVB जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर है, इन्हें अच्छी अच्छी किस्में निकाल दी है। उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा और किसानों के बीच में बड़ा पॉपुलर है। 2029 है, 2034 है, 9560 है, 2001-4 जैसी कई ऐसी वैरायटियां हैं जो इस वैरायटी के तुलना में ज़्यादा उत्पादन देने वाली है। एक बात सोचने की है कि सरकार आखिर ये निर्णय क्यों ले रही है। एक तरफ आपको अपने किसानों की चिंता है, एक तरफ हमारे किसानों का प्रोडक्शन बढ़ाना, हम 15 साल पुरानी वैरायटी को आप परमिशन के लिए आगे लेके आ रहे हैं। आप इस सरकार में सोचना चाहिए कि आज इस बीच में जो मध्य प्रदेश के संस्थान जो अनुसंधान केंद्र है वो आम जनता के पैसों को खर्च करके अच्छी अच्छी वैरायटी डेवलप की है। उन्हें साइंटिस्टों ने मेहनत की है, दिन रात एक करके अच्छा किस्म बाजार में किसानों के उत्पादन के लिए लेके आए। आखिर एक छोटे से लालच के लिए, एक छोटी सी कुछ व्यापारियों के लिए जो मात्र 300 करोड़ करीब का ये बीज है, उस 300 करोड़ के बीज को आगे बढ़ाने के लिए ये परमिशन देना मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये क्यों नहीं सोच रहे। आप इनको ये सोचना चाहिए आज कि जो ये बीज खेतों में जाएगा कितने हजार करोड़ का हमको नुकसान होगा। इसकी जगह हम अगर डेवलप अच्छी वैरायटी, रिसेंट वैरायटी है, उसको हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए था तो किसानों का परफॉर्मेंस आता। यहाँ पर सरकार की सोच पर प्रश्न चिन्ह आ रहा है। आज हम LED बल्ब लगाना चाहते हैं घर में, वो लाल बल्ब नहीं लगाना चाहते। इसी तरीके आज हमें उन्नत वैरायटी चाहिए, 15 साल पुरानी नहीं चाहिए। गाड़ियाँ BS6 आ गई है, आप BS3 चलाने की बात करेंगे तो ये मुझे कुछ इनका निर्णय जो है वो समझ में नहीं आ रहा। इसके पीछे कहीं ना कहीं
कोई लॉबिंग की बात है या मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंडस्ट्री का प्रेशर है जिसके कारण इस तरीके का ये निर्णय ले रहे हैं। पुराने बीज से आखिर क्या डर है और किसानों को किस तरह की आशंकाएं हैं और किस तरह के दूरगामी असर आप देख सकते हैं? देखिए, पुराने बीज से डर यूं कहना चाहिए कि आज अगर हम लोग एंड्रॉइड 9 और 10 पे चले गए तो जो 6 था उससे कहीं अच्छा होगा, तभी हम एंड्रॉइड 9 पे आए। इसी तरह बीज में है जो पुरानी वेराइटियां हैं उसके ऊपर ही रिसर्च होके रोग रोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, कीट का प्रकोप कम हो, उत्पादन ज्यादा हो, प्रकृति की मार कम से कम हो, इस तरीके का इनके ऊपर रिसर्च होता है। उसके बाद नई वेराइटियां निकलती है। किसी में ड्यूरेशन कम किया जाता है, रोग रोधक क्षमता बढ़ाई जाती है, उत्पादन बढ़ाया जाता है। इसलिए तो हम लोगों को नई वेराइटियों की जरूरत लग रही है। सीड रिप्लेसमेंट पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, हर साल नया सीड देने पर बात कर रहे हैं, इतने देश में अनुसंधान की बात कर रहे हैं। इवन हम लोग तो कृषि अनुसंधान का जो बजट है वो दुगुना तिगुना करने की बात कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि नई वेराइटियां, अच्छी वेराइटियां आए जिससे अच्छा रिसर्च हो, अच्छा प्रोडक्शन हो और वो हमारी क्लाइमेट और जो हमारी सिचुएशन है उसको अडॉप्ट करके किसानों की खुशहाली के आयाम लिखे। पर यह आश्चर्यजनक है, आश्चर्यचकित बात है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, विजन फॉरवर्ड होना चाहिए, विजन बैकवर्ड के साथ चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इनकी कोई अच्छी इसके प्रति सोच है। तो ऐसे में इस फैसले को वापस लेने के लिए कुछ दबाव बना पा रहे हैं किसान संगठन? किस तरह की मांग है आप लोगों की? देखिए, जब भी सरकार निरंकुश होगी और वो फैसले लेगी जिससे किसानों का अहित है और कुछ लोगों का स्वार्थ सिद्ध होना, ऐसी हर जगह पे हम लोग लड़ेंगे, अड़ेंगे और इस तरह के नियमों को वापस बदलवाएंगे। इस तरह का नियम जो इस तरह की ग्रांट या इस तरह की परमिशन जो दी जा रही है, इसको पुरजोर तरीकों से विरोध करके हम लोग रोकेंगे। और इसमें मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश का सारा उन्नत किसान जो ये चीज को समझता है वो हमारे साथ खड़ा होगा और आवाज हम लोग बुलंद करके इसको वापस करेंगे। जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। वहीं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद की रफ्तार सुस्त बनी हुई है। प्रशासन खरीद केंद्रों पर भीड़ रोकने के लिए रोजाना 15 किसानों को एसएमएस भेजने के दावे कर रहा है, लेकिन खरीद केंद्रों के बाहर गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। चार 5 दिन से किसान लाइन में लगे खड़े हैं। तपती धूप है, बरसता पानी है और प्रशासन की अपनी मनमानी है। कारण साफ है, मध्य प्रदेश में बारदाने की कमी है जिसके चलते कई सोसाइटियों में खरीद बंद हो चुकी है। और दूसरा बड़ा कारण है ट्रांसपोर्टेशन यानी ढुलाई की व्यवस्था ना होना। ढुलाई की व्यवस्था ना होने से जो माल सोसाइटियों में एकत्रित हो गया है वो गेहूं शिफ्ट नहीं हो पा रहा है और वहां जगह ना होने के कारण किसानों की नई जो गेहूं के लिए किसान तुलवाने आया वो तुल नहीं पा रहा है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसका संज्ञान मध्य प्रदेश प्रशासन को तत्काल लेना चाहिए, अन्यथा एक के बाद एक अन्य और सोसाइटियों में खरीद बंद हो जाएगी और किसान जो है वो वैसी ही कोरोना महामारी में बड़ा परेशान है और परेशान हो जाएगा। तो गर्मी आते ही देसी फ्रिज यानी सुराही और मटकों की मांग शुरू हो जाती है। इससे कुम्हारों का परिवार चलता है, लेकिन इस बार गर्मी आने के बावजूद सुराही और मटके बनाने वाले हुनरमंद परेशान हैं। क्या है इसकी वजह? चलते चलते देखिए रिपोर्ट। घूमते चाक पर रखी गीली मिट्टी से नरमी और करीने से कहीं तराशी जा रही हैं सुराही, तो कहीं बन रहे हैं सुनहरे मटके। लेकिन मिट्टी को संवार देने वाले ये हुनरमंद हाथ फिलहाल तंगी का सामना कर रहे हैं और इसकी वजह है लॉकडाउन, जिसने मटके और सुराही के पूरे कारोबार को चौपट कर डाला है। अब हमारा कुछ है, ये लॉकडाउन बंद है तो हमारा बिक्री कुछ नहीं होता। अब यहाँ पड़े हैं, अब रेलगाड़ी बंद है, बस डाला बंद है, अब कैसे जिए? पूरा साल भर के हमारा खानगी पड़ा है बारी में, आंगन में। लॉकडाउन के चलते सब गाड़ी साधन बंद है, इसलिए सुराही घड़े हमारे नहीं बिक रहे हैं और कम से कम 150 घर के परिवार हैं। कम से कम एक आदमी का 1 लाख 1.5 लाख रुपया आमदनी होती थी। मध्य प्रदेश के उमरिया की ये चंदिया सुराही काफी मशहूर है। कई जिलों तक इनकी मांग रहती है, लेकिन लॉकडाउन ने सब कुछ रोक दिया है। इन कुम्हारों की मुसीबत यह है कि गर्मियों में सुराही से होने वाली कमाई से साल भर परिवार पालते हैं, लेकिन इस गर्मी में कमाई होगी भी या नहीं, ये असमंजस बना हुआ है। हमारे परिवार भूखा मर रहा है, हम कैसे बेचे, कैसे उनको पाले। लाखों का हमारा धंधा हो जाता था, लेकिन इस साल कुछ धंधा पानी नहीं हो रहा। नुकसान हुआ भैया, कब का करे, सुराही तो बिकबे नहीं कर रहा है।
अब हमार धंधा तो चलबे नहीं करता, अब का करी हम, अब है भूखन मर रहे हैं घर में। ये हमारा पूरे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ पूरे एमपी में पूरा मटका सुराही का जो बिजनेस चलता था पूरा इस साल जो है तो पूरा बंद हो गया है लॉकडाउन के चलते। कुम्हार बाजार न मिलने से परेशान हैं, लेकिन प्रशासन की दलील है कि कुम्हारों को सुराही बेचने पर कोई रोक नहीं है। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, इसमें हम अपने प्रशासनिक लेवल से भी उनको सूचना देते हैं और वो अपने सुराही का ग्रामीण स्तर पे जो काम कर रहे थे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ सप्लाईज को लेकर किसी प्रकार की रोक नहीं है, तो वो अन्य जिलों में जो रेड जोन नहीं है वहाँ जाके उनकी सप्लाई भी कर सकते हैं। ये हम लोग उनको अवगत करा देंगे ताकि उनका काम चालू हो। यूपी में रायबरेली के इन कुम्हारों का हाल उमरिया के कुम्हारों से अलग नहीं है। माल कोई जा नहीं रहा, न बिक रहा, 4-5 महीना से माल बना रहे कि गर्मी में बेचेंगे तो लड़के जिएंगे, और लड़के जिए का व्यक्ति टाइम ये नौबत आ गई है कि खुद खाने को एकदम भोजन के लिए तकलीफ है। क्योंकि यही सीजन कमाई कराता था, लिहाजा कई कुम्हार लागत बढ़ाने के लिए कर्ज भी ले लेते थे। अब धंधा ठप है तो परिवार पालने के साथ कर्ज चुकाने की चिंता ने घेर लिया है। 5 महीना हो गए लीना 50,000 रुपया समूह से है, कंडा माटी खातिर लीना हुई सब खा डारे हैं, और माल सब धरा है, दुकानदारी हुई नहीं रही है। अब लड़के कहाँ से जियावा जाए, चाय वाले दुकान उधर सब बंद, उधर कुल्हड़ कच्चे लगे, कहाँ लगाई उनका, कहाँ कंडा लगाई जाए। दीपावली के पहले से काम हम लोग चालू करते हैं, अब जाके वो तैयार होता है तो यही गर्मी में दिखता है अच्छी तरह से, इनकम ही अच्छी होती है। पर अब की नहीं तो वो भी सब खत्म हो गया। जो लोन लेके हम लोग पैसा वैसा अपना इंतजाम किया था बनवाने के लिए, वो भी सब इसमें सब लगा दिया, अब कुछ रह नहीं गया हम लोग के लगे। सरकार और प्रशासन को इस मुश्किल में इन हुनरमंदों की तरफ ध्यान देना होगा, ताकि इस चाक की तरह ही इनकी जिंदगी की गाड़ी का पहिया भी घूमता रहे। मध्य प्रदेश के उमरिया से अरुण कुमार त्रिपाठी और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।